सिलेक्शन तो एस्पायर से ही होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी। तो आज हम लोग यहाँ पर एक निम्न टॉपर से बात करेंगे जिनकी ऑल इंडिया रैंक 11 है। नाम है इनका प्रखर तिवारी। तो प्रखर जी, आप अपने बारे में बताएं। फिर हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस बच्चों के रहते हैं, क्योंकि जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके भी और जो करेंगे उनके भी, तो वो हम लोग बाद में पूछेंगे। तो आप अपने बारे में बताएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रखर तिवारी है और निमसेट 2025 में ऑल इंडिया रैंक 11 आई है मेरी। और मैं यहाँ कानपुर का ही रहने वाला हूँ। एस्पायर स्टडी मैंने जुलाई 2024 में ज्वाइन किया था और ग्रेजुएशन में मेरा बीएससी है मैथ से। और ये मैंने अपना अभी तक पहला कंपटीशन एग्जाम दिया था। तो रैंक 11 मिली, तो इसके पहले भी तुमने पिछले साल भी एग्जाम दिया था, तब तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक कितनी थी? लास्ट ईयर मैं अक्टूबर में ज्वाइन हुआ था, तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 933 बनी थी उसमें। 933 बनी हाँ। थी। तो 933 बनी थी और इस बार सीधे 933 से 11, ठीक है, मतलब 11 रैंक पर आप आ गए। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि दो चीजें हैं इसमें। एक चीज तो ये है कि जो बच्चे, जैसे होता है कि रैंक मान लो बिगड़ जाती है, उसके बाद में ड्रॉप लेने से बहुत टेंशन में आते हैं कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगली साल सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? और फिर जो बच्चा ड्रॉप ले लेता है, ठीक है, जैसे आपने डिसीजन मान लो ले लिया, फिर उसके बाद में कैसे हमको पूरा साल फॉलो करना चाहिए, मतलब ड्रॉप से पहले की जर्नी, मतलब जो सोचते हैं, और फिर ड्रॉप लेने के बाद। तो सबसे पहले तो मैंने जब अक्टूबर में ज्वाइन किया था तो सर से, आपसे ही मेरी बात हुई थी, तो आप भी मुझे बोले थे कि काफ़ी लेट हो गया तुम्हें ज्वाइन करने में, बट आप ये बोले थे कि कोई बात नहीं, मेहनत करना तो हो भी जाएगा, तुम्हारा हो जाता है पहली बार में ही। तो बस उस दिन मैं आया था। वहाँ दिक्कत ये थी कि अक्टूबर में बिना किसी प्लानिंग के आया था। यहाँ आया, सबको देखा, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कितना कंपटीशन है, लोग इतना पढ़ रहे हैं और अभी बहुत मेहनत भी करना है। तो स्टार्ट करने में ही लगभग मुझे 1 महीना लग गया कि हाँ, मुझे कैसे स्टार्ट करना है, सिलेबस कैसे करना है, कितना सिलेबस करना है। फिर उसके बाद थ्रू आउट ईयर में किया, लेकिन लास्ट में जब उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो फिर मैंने आपसे ही कंसल्ट किया। लेकिन उसमें चीज़ ये थी कि जब मेरा रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट के बाद, रैंक को देखने के बाद, मेरा ये माइंडसेट क्लियर था, क्योंकि मुझे ये पता था कि मतलब मैं अपने इस अटेम्प्ट में क्या चीज़ें नहीं कर पाया हूँ। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि अक्टूबर ज्वाइन किया तो उसके पहले के मेरे सारे टेस्ट छूट रखे थे। उसके पहले जो आपने सिलेबस कराया था तो वो आपसे डायरेक्टली, मतलब मैं नहीं लाइव पढ़ पाया, रिकॉर्डेड से, मतलब थोड़ा मेरी आदत नहीं है पढ़ने की, तो लाइव में पढ़ा नहीं, तो रिकॉर्डेड में उतना अच्छे से मैं कर नहीं पाया। और उसके बाद मेन जो चीज़ और रह गई थी कि प्रैक्टिस की, क्योंकि अक्टूबर के बाद लगभग सारे जितने भी बड़े टॉपिक्स होते हैं, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, ये सब स्टार्ट हो जाता है, जिससे मैं बचे हुए टॉपिक जो हो चुके थे उसकी कोई भी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाया। हाँ, ये हर चीज जान गया था कि इस टॉपिक में इतने कॉन्सेप्ट हैं, ये थ्योरम्स हैं, ये सब मैं जान गया था, बट उनमें उतना पेन नहीं चला पाया था अपना। अच्छा, लेकिन जो भी जैसे टॉपिक्स होते हैं, तो हर टॉपिक तो हम 2-3 बार पढ़ाते हैं, तो जो हमने अगस्त में पढ़ाया होगा वो नवंबर दिसंबर में भी पढ़ाया होगा। हाँ। तो उस समय क्यों नहीं कवर कर पाए, या प्रैक्टिस की कमी? नहीं, मैंने कवर तो किया था, लेकिन वही था कि जब अक्टूबर ज्वाइन किया था मैं, तो जैसे आपने पहली बार पढ़ाया, फिर उसके बाद जब आपने फिर उसकी रिवीजन क्लासेस ली, तो पहली बार में मैं उतना नहीं समझ में आया था मुझे, क्योंकि स्टार्टिंग ही था मेरा। दोबारा में मैं फिर अच्छे से किया, लेकिन हाँ, टेस्ट भी होने लगे थे ना, क्योंकि दिन में 3-3, 4-4 टेस्ट होते थे, फिर उसका एनालिसिस करना है। और दूसरा हाँ ये था कि मेरा एक रोड मैप नहीं था लास्ट ईयर, मतलब कि कैसे क्या करना। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, किसी का ऑब्जर्व किया कि अच्छा हाँ, ये रुक के एक्स्ट्रा चीज़ें ये कर रहा है, तो मैं मतलब लगभग दूसरों की स्ट्रेटजी देख के उनको ऑब्जर्व करके बना लेता था। तो मतलब वो था कि खुद से उतना मैं अवेयर नहीं था लास्ट ईयर कि हाँ, मतलब ऐसा रोड मैप मैं बना लूँ जिससे एक अच्छा रिजल्ट आ जाए। फिर उसके बाद तुमने जब ड्रॉप ले लिया, और ड्रॉप लेने के बाद फिर से तुमको परेशानी आई होंगी, बोलते होंगे कि निकलेगा नहीं निकलेगा, खासकर स्पेशल दोस्त जो होते हैं वो बोलते हैं कि और खराब रैंक हो सकती है, या फिर ना हुआ 1 साल और खराब हो जाएगा। तो ये सब ध्यान में रखने के बाद पूरे साल तुमने कैसे कंसिस्टेंट मेहनत की? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही था, जब ड्रॉप का मैंने सोचा था तो खुद में एक ये भी माइंडसेट क्लियर था कि दोबारा ज्वाइन भी यही करूंगा, क्योंकि अगर मैं कम समय में लगभग 1000 के अंदर आ सकता हूं, तो अगर मैं उस टाइम जो पढ़ा और फिर 1 साल फिर अपना दूंगा, तो ये विश्वास लेकर ही तैयारी स्टार्ट की थी कि अच्छा करना है। हाँ, बस ये सोचता था कि अच्छे में मैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आज तक मैंने भी कोई एग्जाम दिया नहीं अपना। पहला एग्जाम तो ये लगता था अच्छा करना, कैसे भी अंडर 100 आ जाना है। जब मतलब पूरी मेहनत करेंगे, जो भी रिजल्ट मेरा अच्छा आया तो वो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करता था कि हाँ मैं इतना भी कर जाऊंगा। तो बस ये एक माइंडसेट बना लिया कि अंडर 100 आना है। तो स्टार्टिंग से, क्योंकि आपने भी मेरे से ये बोला था कि एनआईटी सोच के मत पढ़ाई करो, पढ़ाई रैंक को देख के करो। अगर अच्छी रैंक आएगी तो मनचाही एनआईटी भी तुमको मिल जाएगी।
तो बस दिमाग में मेरे यही था कि एक अच्छी रैंक के लिए पढ़ना है, एनआईटी फिर मैं रैंक के थ्रू ले ही लूँगा। तो जब स्टार्टिंग में मैं आया यहाँ बैठा, फिर वही था कि ज़ीरो से ही स्टार्ट था। तो मैंने कभी अपने आप को ये यहाँ फील नहीं होने दिया कि मैं ड्रॉपर बैठ रहा हूँ। मैं ऐसे बैठता था कि मैं चीज़ें सारी जानता हूँ, पूरा सिलेबस जानता हूँ, अब मेरे पास एक स्ट्रेटजी है, रोड मैप है, सपोर्ट है आपका, और उन सबके साथ मैं बैठा। तभी मैं इस बार भी जब ज्वाइन किया, मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए। मेरे पास थे, बहुतों ने बोला कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, ड्रॉपर नोट्स नहीं बनाते, बट मैंने उनसे यही बोला कि नहीं, मेरा मतलब है कि ये भी आदत है कि लिख लिख के भी बहुत चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो जब आप क्लास में समझाते थे तो वो बहुत ध्यान से सुनता था, और फिर मैं जब लिखता था तो वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में सेट हो जाता था कि हाँ, मैंने प्रॉपर उस चैप्टर को पढ़ रखा है, लिखा हुआ है, पेन चला है उस पर। क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें ये ऑब्जर्व की थी ड्रॉपर्स में कि वो जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है वो बुक्स में कोई और टॉपिक लगा रहा है, और शायद मुझे लगता है एज अ ड्रॉपर वो सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि आपको जितना भी आता है वो आप एक्स्ट्रा टाइम में करो, वही आपको ड्रॉपर और फ्रेशर से अलग बनाता है। लेकिन जब आप करा रहे हैं तो जो आप करा रहे हैं उस पे ही सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए था। कई बार ये भी मुझसे भी बोलते थे कि सर करा रहे हैं तो तुम उसी चैप्टर के प्रैक्टिस कर लो। हमने कहा प्रैक्टिस में तभी करूंगा जब प्रॉपर ये सब्जेक्ट कर लूंगा। तो मुझे एज अ ड्रॉपर ये दिक्कत आती थी कि जैसे क्वेश्चंस मैं नए बच्चों के तरीके बाद में लगाता था। आपकी क्लास पहले पूरी करी, फिर डीपीपी मिली, टेस्ट हुआ, लेकिन हाँ ये था कि मैं जल्दी ऑब्जर्व, मेरे में ये डिफरेंस आ गया था कि जब मैंने आपकी क्लास दोबारा, मैं एक तरीके से मैं तीसरी बार लिया आपकी क्लास इधर, तो मुझे चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। उसके कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं थे जो मुझे ध्यान ना हो, तो क्वेश्चंस लगाता था तो मैं लगा जल्दी लेता था, उसमें मुझे जल्दी पेन नहीं मेरा फंसता था। तो ये मुझे फिर बेनिफिट दिखने लगा कि नहीं नहीं, क्लास मुझे सारी करनी है, सिंसेरिटी करनी है, ये बिल्कुल दिमाग में नहीं लाना मैं ड्रॉपर हूँ, मैं ये कर लूंगा। तो बस वही था कि सारा आपका मैंने क्लासेस कंप्लीट करी सारी, मैंने टेस्ट दी, और मेरा शायद बीच में थोड़ा दिक्कत हो गई थी फेब्रुअरी साइड, वरना इसके अलावा मेरा कोई भी टेस्ट नहीं छूटा है, ना ही मेरी कोई क्लास छूटी हुई है, वो मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो की थी। ठीक है, तो अब जैसे मान लो जब आप पहली बार एस्पायर को ज्वाइन किए थे तो पता कैसे चला था एस्पायर के बारे में कि हमको एस्पायर ही ज्वाइन करना चाहिए? सबसे पहले मतलब मेरा यही नहीं डिसाइड था कि एमसीए करना है, मतलब ऐसा मेरी इसमें मेरा जीजी का बहुत रोल है। उसने मुझे ऐसा फोन करती थी क्योंकि वो जॉब कर रही दिल्ली है, तो उसने मुझे फोन करके पूछा था कि क्या है तुम्हारा आगे का प्लानिंग, थर्ड ईयर आ गया है तुम्हारा ग्रेजुएशन में। मेरा मतलब माइंडसेट ऐसा था कि 12 के बाद पढ़ना ही नहीं है, पढ़ाई छोड़ देना, पढ़ाई में मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं था कि इतना मुझे पढ़ना है कभी। लेकिन फिर वही बोली कि आगे का क्या प्लानिंग है, तो मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी, लेकिन मुझे उतना समझ नहीं आ रहा था। बट फिर उसने ही मुझे गाइड किया कि तुम एमसीए भी कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ जो तुम अच्छा प्लेसमेंट लेके अच्छा सेटल हो जाओगे। तो फिर उसने ही कई यहाँ से जो निकले हुए थे सीनियर्स थे जो अभी हैं वारंगल वगैरह, तो उनसे मैं कॉन्टेक्ट में आया, तो उन्होंने तो मुझसे डायरेक्टली बोल दिया था कि अगर तुम्हें एमसीए करना है, अच्छे से करना है, तो जाना एस्पायर ही, और कहीं मत जाना। तो मैंने फिर वही, मैं आया भी था यहाँ, फिर आपसे बात भी की थी, क्योंकि वो भी था कि यहाँ पे तुड़ाई बहुत होती है ना, तो वो मुझसे ऐसे ही बोले थे कि वहाँ तुम डिसिप्लिन नहीं भी होगे तो तुम्हें डिसिप्लिन सिखा देंगे वो, क्योंकि वहाँ रुक भी वही लास्ट तक पाता है जो हाँ थोड़ा सिंसियर, थोड़ा भी अगर हो जाता है तो वही वहाँ टिक पाता है और रिजल्ट भी ले लेता है अपना। तो फिर वही था कि जब सीनियर्स भी वही बोल रहे हैं, और मैं फिर अपने पहले अटेम्प्ट में उतना एक्सपीरियंस भी किया कि हाँ यहाँ डिसिप्लिन तो अच्छा ही बन जाता है, तो फिर मेरा यही था कि अब ड्रॉप भी लेना है तो मैं यहीं से लूंगा। तो जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं। जैसे अगर हम माने पिछली साल 900 रैंक पर आपको जो है एसयू हैदराबाद मिल जाता, और इस बार अगर माने तो एनआईटी या ट्रिपल आईटी का भी चांस बन सकता है कि आपका मिल जाता, तो एक तरीके से पिछली साल भी सिलेक्शन ही माना जाएगा कि आपका लगभग हो गया था। कॉलेज आपने नहीं लिया वो एक अलग बात है। तो जैसे जो बच्चे होते हैं क्वेश्चन उनसे नहीं सॉल्व होते हैं स्टार्टिंग में, जैसे ज्वाइन किए एस्पायर को या किसी भी इंस्टीट्यूट को, कहीं भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो अगर वो ज्वाइन किए और क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो एक होप सी उनमें खत्म हो जाती है कि पता नहीं साल भर हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एग्जाम निकलेगा कि नहीं। क्योंकि जब तुम पहली बार आए थे तो हमें याद है यहाँ जब बैठते थे तो ऑफिस में जब तुम मिले तो बोले सर समझ में तो हमको आता है, बट जब हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो हमसे सॉल्व नहीं होते हैं उतनी जल्दी। तो वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने से लेके और ऑल इंडिया 11 तक तो बहुत चीजें चेंज आई होंगी। तो फिर वो बच्चे क्या करें जो एकदम घबरा जाते हैं कि अब होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे पढ़ना है? उसमें मतलब मैं भी जब आया था तो क्वेश्चंस मेरे भी बहुत कम ही बनते। जैसे अगर आपने 50 क्वेश्चन की डीपीपी दी है तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 18-20 ही बनते थे, इससे ज़्यादा नहीं बनते थे। तो मेरा ये रहता था कि जो मेरे से नहीं बन रहे हैं वो क्यों नहीं बन रहे हैं, मतलब ये रीजंस होते हैं क्वेश्चन ना बनने का, कि एक आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा है, दूसरा आप स्ट्राइक नहीं कर पाए कॉन्सेप्ट, तीसरा हो सकता है कि आप पूरा नहीं कर पाए सॉल्व। तो जैसे मुझे कुछ क्वेश्चंस पे लगा कि मेरे कॉन्सेप्ट वहाँ वीक हैं तो मैंने उन कॉन्सेप्ट पे काम कर लिया। फिर अगर मुझे ये लगा कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ तो मैंने क्वेश्चंस बहुत सॉल्व किए जिससे कैलकुलेशन मेरी
स्ट्रांग हो गई। तो यही होता है कि जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो तो उसमें ये ढूंढो कि वो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कर आप सब कुछ ही सकते हो, बट वो होता है कि उसका एक रीज़न होता है कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो बस मेरा यही था, जैसे मेरे टेस्ट भी होते थे फुल मॉक, तो मेरे से जो क्वेश्चन बन जाते थे तो उनमें मैं नज़र ये डालता था कि उसको और किस तरीके से बना सकते हैं, मतलब कोई शॉर्ट मेथड बन जाए। और अगर जो नहीं बन रहे हैं तो उसमें मैं ये देखता था कि ये मेरे से क्यों नहीं बना। तो उसमें इस बार तो यही होता था कि स्ट्राइक नहीं किया, तो मेन मेरा फोकस रहता था क्लासेस पे और उसके बाद फोकस रहता था नोट्स के रिवीजन पे। नोट्स रिवीजन मैंने बहुत इस बार किया है कि मतलब ऐसा था कि मैंने इतना नोट्स रिवीजन किया था कि जब आपने वो वेक्टर पढ़ाया था तो उसमें मॉडुलस में वो बहुत छोटी सी चीज़ आपने बताई थी कि सेम साइन है तो सीधे सब्ट्रैक्ट कर दो वो वाला, तो वो भी मैंने नोट्स पे मेंशन किया था। क्योंकि उससे हुआ ये कि जब मैं रिवीजन कर रहा था तो वो चीज़ें बार बार आ रही थी। अब अगर टेस्ट में मुझे कहीं मॉडुलस निकालना है तो हम कुछ सोचना ही नहीं, मुझे वही चीज़ याद आ जाती थी कि मैंने नोट्स में चीज़ मेंशन की थी, ये लगा दो। तो मुझे ये लगता है कि सेकंड्स अगर आप बचा पा रहे हो अपने टेस्ट में तो वो बेनिफिट करेंगे कि आगे क्वेश्चन हम ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओ। और मुझे ये भी लगता है कि मेन एग्जाम में भी अटेम्प्ट मेरा 33 था मैथ्स का, तो वो इसलिए ही हो पाया था क्योंकि मैंने यहाँ पे ये आदत डाल ली थी कि मेरे लिए तो टेस्ट भी आप नहीं देते थे बिल्कुल, क्वेश्चन ऐसा कोई रिपीटेड होता नहीं था। तो मैंने अपने आप का माइंडसेट ही बना लिया था कि प्रॉपर सॉल्व करना है और रिवीजन करना है। तो रिवीजन से मुझे ये फायदा हुआ था कि अब कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज थे मेरे, कुछ भी मतलब कोई भी आप टॉपिक का क्वेश्चन देते थे तो मुझे सारे कॉन्सेप्ट कि इसके बाहर तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, जो भी लगना होगा इन्हीं कॉन्सेप्ट से लगना होगा। तो उससे ये हो गया कि मेरे नॉलेज की एक बाउंड्री सेट हो गई कि इसके बाहर तो जाना ही नहीं है, और लगभग क्वेश्चन उसमें से ही बन जाता था। तो मुझे उसमें बहुत जल्दी चीज़ें स्ट्राइक कर जाती थी कि हाँ ये करना है। बाकी मेन यही है कि टेस्ट को बहुत सिंसियरली देना है, ये नहीं सोचना कि हम क्लासरूम में बैठ के दे रहे हैं, वो यही सोचना है कि हम नीमसेट हॉल में ही बैठे हुए। मैं यहाँ पे देता था तो मेरे से अगर कोई मेरा बैठ रहा है साथ में बगल में भी, वो अगर पेन भी मांगता था तो मैं रिस्पॉन्स नहीं करता था, मैं वही फील लेता था कि मैं वहाँ हॉल में बैठा हूँ, क्योंकि वहाँ भी कोई आपसे ऐसे मांगेगा नहीं ना। तो मेरा ये रहता था कि उस 2 घंटे के टेस्ट में कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स हम नहीं करते, बिल्कुल सिंसियरली मेरा फोकस हमारे टेस्ट पे ही रहता था। तो ये सब कुछ चीजें जो हरकतें मतलब मैंने डाली अपने अंदर, तो वो काफी बेनिफिट करी है मेन एग्जाम में। तो एक चीज और, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश, तो सभी में अगर आपको नंबर याद हो अपने लगभग कितने थे, और सभी के लिए क्या क्या प्लानिंग थी, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए और कंप्यूटर, कितना कितना समय देते थे मतलब 24 घंटे में? तो नंबर्स मेरे मैथमेटिक्स में 342 थे और रीजनिंग में 151 थे, कंप्यूटर में 72 या 78 है मेरे, बाकी इंग्लिश में 21 है मेरे, और ओवरऑल 587 है मेरा। कितना समय कितने सब्जेक्ट को पढ़ने में कैसे? मैथ्स में तो मतलब आप समय नहीं भी दोगे तो वो क्लासेस वगैरह सब कुछ ऐड करके आपका ये है कि हाँ क्लासेस वगैरह मैंने की, फिर उसके बाद ये रहता था कि जो आपने टॉपिक पढ़ाया है आधे घंटे सेम डे पे रिवाइज करना है हमको, फिर उसके बाद जो भी डीपीपी वगैरह मिल गई उसको लगाना है। जब मैं इन चीज़ों से फ्री हो जाता था तब मैं बुक्स उठाता था, क्योंकि बुक्स मेरा मतलब इस बार भी बहुत कमी लगी है, लगाई है मैंने, बट हाँ मेरी पढ़ाई किसी बुक के ओरिएंटेड नहीं रही है कि नहीं मुझे आरडी पूरी कंप्लीट कर लेनी है और या सेल्फ स्कोरर पूरा कंप्लीट कर लेना। मेरा लगभग फोकस उस पर ही रहा है कि कॉन्सेप्ट मेरे अच्छे हो जाने चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड हो जाएंगे तो क्वेश्चन किसी भी बुक का हो, नया भी हो, तो वो हम बना ले जाएंगे। तो अब बाकी जैसे जो बच्चे 2025 में या 26 में 27 के लिए प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं, कुछ ड्रॉपर होंगे, कुछ फ्रेशर होंगे और कुछ बच्चे जो है सेकेंड ईयर में होंगे, तो सभी बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है? और स्पेशली जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? जब आप फ्रेशर थे तो उनको कैसे तैयारी की? क्योंकि देखो जब तुम फ्रेशर थे तो उस समय हीरा मनी भी तुम्हारे साथ था, तो उसकी रैंक 6 बनी थी। बहुत सारे बच्चे थे जो 7-8 महीने में तैयारी करके अंडर 100 रैंक भी लाए, 200 भी लाए, 300 भी लाए। तो उस समय उनमें क्या था कि उन्होंने ले आए और थोड़ा तुम्हारा सा पेपर बिगड़ गया, तो नए वाले बच्चे भी कैसे सारी चीजें मैनेज करें? मेरे लिए तो सबसे ज्यादा बेनिफिट ये रहा था कि मैं ऑफलाइन स्टूडेंट था, तो मैं जब यहाँ बैठता था तो जैसे खुद से उतना पता नहीं था, तो मैं आगे पीछे सबको ऑब्जर्व करता रहता था कौन किस तरीके से क्या चीजें कर रहा है। तो उन सब चीजों से भी काफी कुछ सीखने को मिला कि हाँ कुछ चीजें बहुत स्मार्ट वे में भी की जा सकती हैं। और ये बुक्स वगैरह का भी यही था कि मैं काफी लोगों को ऑब्जर्व किया था कि वो भी लगभग कॉन्सेप्ट पे करते थे, लास्ट ईयर उनकी भी अच्छी रैंक लगी थी। तो मेरा यही था कि मैंने ऑब्जर्वेशन बहुत किया लोगों की प्रिपरेशन का कि हाँ वो ऐसा कर, लेकिन हाँ मैंने ऑब्जर्वेशन सबकी की, बट फिर स्ट्रेटेजी मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई। ये नहीं कि मैं अगर सामने वाला जो कर रहा है फिर वही मैं फॉलो करने लगा, क्योंकि मेरे वीक पॉइंट्स और मेरी स्ट्रेंथ अलग अलग सबकी रहती है। तो ये था कि मैंने ऑब्जर्व सबका किया और फिर अपने अकॉर्डिंग किया।
और बस हाँ ये था कि अपीयरिंग पे दिक्कत वही आती, सेमेस्टर एग्जाम के असाइनमेंट प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, तो उस टाइम ये रहता था कि मेरा जब जिस दिन मतलब एग्जाम वगैरह होता था तो वो तो उस दिन मैं कुछ पढ़ नहीं पाता था। बट हाँ उस दिन ये रहता था कि मैं नया नहीं पढ़ पा रहा हूँ कुछ ना उस दिन का, तो मैं उस दिन रिवीजन कर लेता था अपना, कि जो भी मैं पहले पढ़ा हुआ। मेरा ये भी था कि जो मैंने नोट्स बनाए थे तो वो ना मैं कॉलेज ले जा पाऊंगा, मतलब अगर गया हुआ वहाँ पे, और इस बार भी तो मैंने उसके पीडीएफ फॉर्म बना ली थी, मतलब स्कैन करके छोटे मतलब पीडीएफ में। तो उससे होता ये था कि अगर मुझे कहीं आधा घंटा 1 घंटा भी मिल जाता था, 20 मिनट भी मिल जाता था, तो उतनी देर में अलजेब्रा के जो छोटे टॉपिक्स होते तो उनको मैं बार बार देख लेता था। अच्छा, मतलब तुमने अपने नोट्स की पीडीएफ बना के फोन में डाल ली? फोन में कर लिया था तो वो मैंने। मतलब कहीं ऐसा नहीं है कॉपी किताब लेके घूमना ही है, जहां मन हुआ खोल के नहीं, देख अभी इस बार भी ऐसा ही था कि नोट्स पूरे बन गए थे, तो वो काफी मतलब मोटी मोटी कॉपीज थी, तो लाने का मन नहीं करता था यहाँ पे। लेकिन मन में ये भी रहता था कि यहाँ बीच में जैसे लंच टाइम हुआ तो लंच टाइम 1 घंटे का रहता था, तो मेरे लगभग आधा घंटा बचता था। तो फिर मैंने यही सोचा था कि तो उसका मैंने नोट्स का सारे का पीडीएफ बना लिया, और उस पीडीएफ से क्या करता था मैं कि यहाँ अगर बैठा हूँ ब्रेक में भी तो नॉर्मल अपना ऐसा गाना ना सुनने लगता था, बड्स लगा के, और नोट्स पूरे सीन कर लेता था लंच वगैरह में। हाँ, तो उससे ये होता था कि हम अगर चैप्टर बार बार सीन कर रहे हैं ना, तो ये ध्यान रहता था कि हाँ इस चैप्टर में वो टॉपिक भी था। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कोई टॉपिक बहुत दिन टच ना करो, तो कई बार आप कोई कॉन्सेप्ट पे वो क्वेश्चन दे दो तो वो यही नहीं समझ में आता, अच्छा ये पढ़ा था क्या मैंने। तो मेरे साथ ये दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि मैं नोट्स बहुत बार सीन कर लेता था। ऐसा भी होता था कि लास्ट में नोट्स जो है मैं दिन में ही, जैसे अलजेब्रा के 4-5 टॉपिक उठाया तो 4-5 टॉपिक के ही मैं 3-4 बार देख लेता था नोट्स, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं था। तो वो सब चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल हैं कि चीज़ें मुझे याद बनी रही सारी। काफ़ी जो है आपकी जर्नी मोटिवेशनल है, और मोटिवेशनल इसलिए है क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि आपने सफलता जो है एकदम कह सकते हो कि लास्ट से फर्स्ट पे एकदम आकर के पूरा वो किया है, तो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी बच्चे जो भी आपसे कनेक्ट होंगे तो आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्ट हो जाएंगे, और जो भी चीज़ें पूछनी होंगी पूछ लेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू। और जो भी बच्चे आगे चल करके आपसे पूछते हैं कि कैसे पढ़ें, क्या चीज़ें पढ़ें, तो उनको भी प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहे। लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको दूसरे को देख के डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जैसे मैं यहाँ पे बैठता था या मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स भी थे, तो होता ये था कि वो बोलते थे ये चीज़ें कर लो, एक्स्ट्रा कर लो, बाहर से कर लो, तो मैं उतना उन चीज़ों को फॉलो नहीं करता। डर एज अ स्टूडेंट सर डर लगता है कि पता नहीं इस बार कैसी रैंक बने, और थोड़ा मन में वो भी था एनआईटी त्रिची पहली बार बना रही है तो क्या बना दे, तो बस डर था। लेकिन एक विश्वास था कि अभी मैं सही जगह हूँ और सही करूंगा ही। तो ये बस कहूंगा कि किसी के कहने पे आप डिस्ट्रैक्शन मत लाइएगा, आप अपना 100% दीजिएगा, और मुझे ये विश्वास है अगर आप अपना 100% दोगे तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा ही जाएगा। तो थैंक यू सो मच।